नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। जिस विधा के बारे में हम जानने वाले हैं जो व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, भाषा निर्माण में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, वो जो विधा देखने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं वाक्य के भेद। लेकिन जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आपको भली बात ही पता है, जब भाषा का निर्माण होता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है वर्ण, अक्षर, मात्रा। और ये वर्ण, अक्षर और मात्रा का जब सार्थक मेल होता है तब शब्द बनता है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में को, ओ, म जमा अ, ल जमा ओ। तो यहाँ पर ये जो वर्ण है, इस वर्णों का मेल हुआ है, एक अक्षर का मेल हुआ है, तब जाकर शब्द बना कमल। तब जाकर शब्द बना कमल। मतलब आप इससे ये समझ चुके हैं कि जब वर्णों का सार्थक मेल होता है तब उसे हम शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब हम उसे पद कहते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे हम शब्द कहते हैं। और ये शब्दों को जब हम सार्थक रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं तब उसे वाक्य कहा जाता है। शब्दों को जब सार्थक रूप से जोड़ा जाता है तब उसे वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। जब ये वाक्य का निर्माण होता है तो वाक्य के मुख्य दो भेद होते हैं। जब वाक्य का निर्माण होता है तो वाक्य के दो भेद होते हैं। वो होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के बगैर कोई भी वाक्य परिपूर्ण नहीं होता है। आपको मालूम है व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों का सही क्रम तय है। सही क्रम क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन शब्दों के रूपों से, इन तीन शब्दों के माध्यम से उसके उस प्रारूप के अनुसार ही वाक्य की रचना होती है। मतलब हिंदी भाषा की रचना का स्वरूप क्या है? हिंदी भाषा के वाक्य की रचना का स्वरूप क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद वाक्य बनता है। और जुड़ने के बाद जो वाक्य बनता है वो वाक्य दो भागों में विभाजित रहता है। दो भागों में विभाजित रहता है। और ये जो दो भागों में विभाजित रहता है तो उस दो भागों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आकाश खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। आकाश खाना खा रहा है। तो यहां पर आपको यह समझ लेना है कि जब वाक्य में जो कर्ता होता है, जो कुछ किया जा रहा है, जो कर रहा है, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मतलब वाक्य में जो कहा जा रहा है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे कहा जाता है उद्देश्य। मतलब वो कर्ता होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर जो आकाश है ये है उद्देश्य। मतलब वाक्य में जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है, जो कहने की प्रक्रिया हो रही, जो कहा जा रहा है, वो विधेय के अंतर्गत आता है। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको उद्देश्य कहा जाता है। और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे वाक्य है आकाश खाना खा रहा है। आकाश ही किसके बारे में कहा जा रहा है? खाने की प्रक्रिया किसके बारे में कहा जा रही है? आकाश के बारे में। ये उद्देश्य है। और क्या कहा जा रहा है? वो है विधेय। ये है विधेय। मतलब साधारण भाषा में आप समझ चुके हैं कि वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जो बातें कही जा रही है वो विधेय के अंतर्गत आती है। और वो बातें जिसके बारे में कही जा रही है वो उद्देश्य के अंतर्गत आती है। उद्देश्य अक्सर जो है कर्ता होता है, जिसे हम संज्ञा या सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से वाक्य का निर्माण होता है। अब ये वाक्य का जो निर्माण हुआ है, ये जो वाक्य बना है, ये वाक्य बनने के बाद अर्थ के आधार पर उसके बहुत सारे वाक्य के भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो वाक्य के तकरीबन 8 भेद माने जाते हैं, जो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि वाक्य की जो है वो पूरी तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के तकरीबन 8 भेद होता है। पहला होता है विधानवाचक वाक्य।
विधानवाचक वाक्य। ये जो विधानवाचक वाक्य होता है कि इसमें जो काम किया जा रहा है वो सामान्य होने वाली क्रिया का बोध कराने का प्रयास विधानवाचक वाक्य से किया जाता है। मतलब जो काम हो रहा है वाक्य में वो सामान्य बात है, आम बात है, और उसका बोध कराने वाले, उसका अर्थ प्रतीत कराने वाले वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है, विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, उदाहरण है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, लगी है, ये सामान्य क्रिया है। ये क्या है? सामान्य काम है या सामान्य क्रिया है। मुझे भूख लगी, ये सामान्य बात है, रोज सबको भूख लगती है। तो ये जो सामान्य काम या सामान्य क्रिया का बोध जब किसी अर्थ के अनुसार वाक्य से होता है तो समझ लेना उसे क्या कहा जाता है, वहां पर विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उसका जो अगला भेद है वो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी वाक्य में काम नहीं हो रहा है, किसी वाक्य के अर्थ से आपको ये बोध हो रहा है कि वहां पर काम नहीं हो रहा है, नकारात्मक बात है, काम न होने की स्थिति है, तब ऐसे वाक्य को निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि दादी ने आज कहानी नहीं सुनाई। यहाँ पर जो ये नहीं शब्द प्रयोग हुआ है, इस नहीं शब्द के प्रयोग से आपको इतना बोध हो रहा है कि यहाँ पर जो कहानी सुनाने की क्रिया है, जो काम है, नहीं हुआ है। जहाँ पर इस शब्द के अर्थ से या उस वाक्य के अर्थ से आपको ये बोध होता है कि वहां पर वो काम या क्रिया नहीं हो रही है, ऐसा वो सूचित उस अर्थ से हो रहा है, तब उसे कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। अगला जो वाक्य है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जब कोई वाक्य से आपको ये बोध हो रहा है कि वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है और उस वाक्य के अंतिम स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, तब उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। ये जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिस जगह पर वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, तब उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और ये वाक्य का अर्थ के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वाक्य के अर्थ के आधार पर हमें ये पता चलता है कि उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगला जो भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में, वो अगला भेद है यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। आपको ये अगर पता चलता हो कि किसी वाक्य के अर्थ से ये बोध करा जा रहा है कि वहां पर आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, अगर किसी वाक्य के अर्थ के रूप में आपको ये प्रतीत हो रहा है, बोध हो रहा है, तब ऐसे वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अंदर जाओ, उदाहरण में लिख सकते हैं आप, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मतलब यहाँ पर हमें दिखता है कि इस वाक्य से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है वहां पर आदेश देने का प्रयास कर रहा है या आज्ञा देने का प्रयास करना है। जहां पर जिस वाक्य से ये बोध होता है कि वहां पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, कुछ निर्देश दिया जा रहा है, तब उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे संदेहवाचक वाक्य। पांचवा वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ होता है संभावना। आपको अगर ये पता चलता हो कि किसी वाक्य के अर्थ से ये जानकारी प्राप्त हो रही हो कि वहां पर वो जो क्रिया हो रही है उसके बारे में आपके मन में संदेह है या संभावना है, निश्चित रूप से ये बोध नहीं हो रहा है कि वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस वाक्य के रूप से, उसके अर्थ के रूप से संदेहवाचक वाक्य के माध्यम से हमें ये पता चलता है
कि वहां पर जो वाक्य का अर्थ प्रतीत हो रहा है वो वाक्य का अर्थ प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हमारे मन में संदेह है या वो होने की संभावना है। उस क्रिया के प्रति निश्चित रूप से हम कुछ भी बता नहीं सकते। तो संदेह जब हो उस क्रिया के बारे में या वाक्य में जो अर्थ प्रतीत हो रहा है उसके बारे में, या संभावना हो, तो ऐसे वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य में आता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं कि विद्यालय को छुट्टी हो चुकी होगी। विद्यालय को छुट्टी हो चुकी होगी, विद्यालय को छुट्टी हो चुकी होगी। होगी ये जो शब्द है, होगी ये जो क्रिया है, ये क्रिया का जो रूप है ये हमें बोध करा रहा है। हो सकता है कि विद्यालय की छुट्टी हो चुकी होगी, हो सकता है कि नहीं भी हुई होगी। यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, वहां पर संदेह है कि वो क्रिया हुई भी होगी या नहीं भी हुई होगी। जब अर्थ के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर आपको ये पता चलता है कि क्रिया होने में संभावना है या संदेह है, अगर वो क्रिया हो भी हुई होगी या नहीं भी हुई होगी, ऐसा बोध कराने वाले उस वाक्य के अर्थ के रूप को हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद आगे देखने का हम प्रयास करेंगे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जो होता है इसमें एक जो क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर कारण रहती है या पूरी तरह से कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर रहती है। मतलब वाक्य में जो क्रिया हो रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है, वो एक काम दूसरे काम पर जब निर्भर रहता है तब उस वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि अच्छी वर्षा हुई, यदि अच्छी वर्षा हुई तो अच्छी फसलें आएगी, अच्छी फसलें आएगी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो क्रिया है। पहली क्रिया है वर्षा होना, दूसरी क्रिया है अच्छी फसलें आना। मतलब दो क्रिया, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। एक है अच्छी वर्षा आना, दूसरी है अच्छी फसलें आना। लेकिन अच्छी फसल होगी, लेकिन कब होगी? अगर अच्छी बारिश होगी, अच्छी वर्षा हुई तो अच्छी वर्षा होने पर अच्छी फसल आना, ये काम निर्भर है। जब आपको ऐसा लगता है कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर है, ये हमें इस वाक्य के अर्थ से पता चल रहा है, तब उस वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला जो भेद है वाक्य का वो है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको ये पता चल रहा है कि वहां पर हर्ष का बोध हो रहा है, शोक का बोध हो रहा है, खुशी का बोध हो रहा है या आश्चर्य का बोध हो रहा है, तब ऐसे वाक्य को वहां पर विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। याद रखिए, विस्मयवाचक वाक्य में विस्मयवाचक चिन्ह का भी प्रयोग जो है किया जाता है, और इस विस्मयवाचक चिन्ह की वजह से ये वाक्य विस्मयवाचक है, ये पहचानने में हमें आसानी जाती है, इसे पूरी तरह से समझने में हमें वहां पर आसानी जाती है। उदाहरण के आप रूप सकते हैं, अरे ये कैसे हुआ। उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं, अरे यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, अरे ये कैसे हुआ। इस वाक्य से आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो अरे शब्द प्रयोग किया है उसके बाद यहाँ पर विस्मयवादी जो है चिन्ह प्रयोग किया है और अंत में पूर्णविराम दिया गया। मतलब जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य, शोक या पूरी तरह से सुख दुख या घृणा या तिरस्कार बताने के लिए वो शब्द प्रयोग किया जाता है, उस शब्द के अंत में विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है। तब ऐसे शब्द को या ऐसे पूर्ण वाक्य के अर्थ को हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर घृणा के रूप में हम बोल सकते हैं छी शब्द प्रयोग करते हैं, आहा शब्द प्रयोग करते हैं, अरे शब्द प्रयोग करता है। तो ये वहां पर अपने मन की जो भाव होता है, चाहे वो घृणा से संबंधित हो, तिरस्कार से संबंधित हो, प्रेम से संबंधित हो, वहां पर जो है आश्चर्य से संबंधित हो, जो भी शब्द होते हैं वो शब्द को हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद विस्मयवाचक चिन्ह देते हैं, उस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला जो वाक्य है वो है विच्छावाचक वाक्य।
इच्छावाचक वाक्य से आपको इतना समझ लेना है कि वाक्य का जो कर्ता होता है, कार्य करने वाला, वो कर्ता जब आपकी अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी कामना प्रकट करता है, तब उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब वो अपनी अभिलाषा हो, इच्छा हो, अपनी भावना हो, अपनी कामना हो, शुभकामना हो, यह सभी वाक्य के माध्यम से प्रकट करता है, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, भगवान आपको सारी खुशी दे दे। भगवान आपको सारी खुशियां दे, सारी खुशियां दे। भगवान आपको सारी खुशियां दे। इससे आपको ये पता चलता है कि वाक्य का जो कर्ता है, वो कर्ता दूसरे को कुछ देने के लिए अपनी अपेक्षा, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा रख रहा है, और वो दूसरों को खुशियां मिले ऐसी इच्छा रख रहा है। ऐसा बोध कराने वाले जो वाक्य होंगे, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ लेना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, चाहे वो इच्छावाचक हो, संकेतवाचक हो, या संदेहवाचक हो, प्रश्नवाचक हो, या विधानवाचक हो। कई सारे जो वाक्य हैं, वो अर्थ के आधार पर जो अपने भाव प्रकट करते हैं, उसके अनुसार उसका निर्माण होता है, और ये वाक्य का हमारी हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वाक्य का निर्माण जो होता है, उसके 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और जो कहा जा रहा है, उसे वहां पर विधेय के अंतर्गत में लाया जाता है। और हमारे वाक्य की रचना हमेशा कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार होती है। उसका रूप और उसका प्रारूप और उसकी जो बनावट है, कर्ता कर्म और क्रिया के अनुरूप रही, तभी वाक्य सटीक है, सार्थक है, ऐसा हम मानते हैं। इस तरह से वाक्य जो है, ये अर्थ के आधार पर जो 8 है, वो हमने देखने का प्रयास किया। धन्यवाद।